हेलो फ्रेंड्स, होप ऑल आर वेल। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडेस टू इन्वेंटरी वैल्यूएशन। सो इस वीडियो में इंडेस टू पूरा कवर हो जाएगा। इस वीडियो के बाद आपको कहीं और देख कुछ मतलब फाइंड करने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इवन इसमें स्टडी मटेरियल भी कवर हो जाएगा। सो इवन ये वीडियो देखने के बाद ही आप इतने कैपेबल होंगे कि आप एग्ज़ाम के क्वेश्चन कर पाएंगे इंडेस टू का। सो एंड ये वीडियो दो पार्ट्स की होगी। ये फर्स्ट पार्ट है और इसमें डिफरेंसेस कवर नहीं होंगे एएस टू और इंडियस टू के। सो डिफरेंसेस वो नेक्स्ट वीडियो में एक छोटी सी वीडियो होगी, मैं उसे अपलोड करूँगा, उसमें कवर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कंसेप्ट्स। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स। देखिए ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं इंडेस टू में। ये इंडेस टू इन्वेंट्री से रिलेटेड है। सो ऑब्वियस सी बात है कि इंडेस में क्या दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव्स। इन्वेंट्री की अकाउंटिंग हो गई, या कि किस वे में इन्वेंट्री की कॉस्ट मेजर की जाएगी, या कॉस्ट मेजर करने के मेथड्स, यही सब चीज़ें बेसिक है कि यही सब चीज़ें होनी चाहिए जनरली। सो चलिए देखते हो कि क्या क्या है इसमें। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज, गाइडेंस फॉर डिटरमाइनिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज एंड सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंसेस। It also outlines some acceptable method of determining cost. सो सेम कि जो है कि ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो गई आपकी किस मेजर में, गाइडेंस फॉर डिटरमाइनिंग कॉस्ट एंड रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंसेस, कि मीन्स की कॉस्ट कब आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉग्नाइज होगी। एक तो कॉस्ट किस वे में डिटरमाइन होगी और फिर कॉस्ट में से कौन सा पार्ट आपका प्रॉफिट एंड लॉस में फॉर द पीरियड रिकॉग्नाइज किया जाएगा। एंड आल्सो आउटलाइन और कुछ मेथड्स डिटरमाइनिंग ऑफ कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट डिटरमाइन करने के मेथड्स वो दिए गए हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स में दिए गए हैं, वो स्पेसिफाई करना। सो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे है इसमें स्कोप। सो स्कोप में इंडेस टू कहाँ इंडेस टू के क्या क्या स्कोप हैं। देखिए इंडेस टू आपका जो है, इंडेस टू हर इन्वेंट्री पे, हर वे में इन्वेंट्री पे एप्लीकेबल है। और एज ए रिटर्न द स्टैंडर्ड एप्लीकेबल टू ऑल इन्वेंट्रीज। बस कुछ एक्सेप्शंस दी गई हैं, इन एक्सेप्शंस को छोड़ के। तो आपको बस एक्सेप्शंस याद रखनी है कि ये जो एक्सेप्शंस हैं वो आपको याद रखनी है। बस इन एक्सेप्शंस पे ये अप्लाई नहीं होगा, बाकी हर इन्वेंट्री पे इंडेस टू जो अप्लाई होगा। सो एक्सेप्शंस क्या है। फर्स्ट है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। हम सबको पता ही होगा कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अपने अलग इंडेस है, इंडेस 32 एंड इंडेस 109। सो जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये उनके अकॉर्डिंग ट्रीट किए जाएंगे, सो वो इसमें कवर नहीं होंगे। बायोलॉजिकल एसेट्स हो गए आपके, लिविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स, उनके लिए स्पेसिफिक इंडेस है, इंडेस 41। सो उस पर भी अप्लाई नहीं होंगे। और इन्वेंट्रीज हेल्ड बाय प्रोड्यूसर्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड मिनरल्स प्रोडक्ट टू द एक्सटेंट they are measured at NRV, net realizable value, in accordance with well established practices in in these industries. And अगला है commodity brokers and traders who measures their inventory at fair value less cost to sale। ये आपका वही NRV कि जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आपकी नेट मींस। इन दो पे फर्स्ट तो यहाँ पे जिस देखिएगा, ये जो प्रोड्यूसर्स दिया गया है कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स होंगे या मिनरल्स के को एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे वो हैं, नॉट रिटेलर या समथिंग लाइक। सो प्रोड्यूसर्स की इन्वेंट्री पर एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उनकी अपनी प्रैक्टिस होती है, मार्केट प्रैक्टिस, वो जिस वे में एनआरवी पे वो मार्केट एनआरवी पे वो इन्वेंट्री रियलाइज करते हैं, मेजर करते हैं। नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे वो जो इन्वेंट्री है उसको मेजर करते हैं, उनकी अपनी मार्केट प्रैक्टिस होती है। तो वही और इसलिए उन पर ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होगा। और वही कमोडिटी ब्रोकर्स और ट्रेडर्स पे उन पे भी ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होगा, जो उन कमोडिटी ब्रोकर्स पे जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एनआरवी पे इन्वेंट्री मेजर करेंगे। ठीक है। सो चलिए ये आपका ये भी कवर हो गया, ये पॉइंट भी। नेक्स्ट क्या है, डेफिनेशन। डेफिनेशन देखिए बिल्कुल सिंपल है, वो सब हमें पता है कि इन्वेंट्री की डेफिनेशंस में क्या है, कि वही आपकी रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड कंज्यूमर्स हैं जो भी है, आपके फिनिश गुड्स, वो सब इन्वेंट्री की डेफिनेशन में यूजली कवर होनी चाहिए। सो देखिए डेफिनेशन में क्या दिया गया था, दिया गया है हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, आपकी फिनिश गुड्स को डिनोट कर रहे हैं। इन दी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल, आपकी वर्क इन प्रोग्रेस। इन दी फॉर्म ऑफ मटेरियल एंड सप्लाईज टू बी कंज्यूम्ड इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस और इन रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। सो जो भी आपके कंज्यूमर्स हैं, जो भी आपके कंज्यूमर्स हैं, रॉ मटेरियल है, वो सब आपके इसमें इन्वेंट्री में कंप्यूट हो जाएंगे। फिनिश गुड्स हो गया, रॉ मटेरियल हो गए, वर्क इन प्रोग्रेस, आपकी सब इन्वेंट्री की डेफिनेशन में कवर है।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट इनकर्ड टू फुलफिल अ कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर डू नॉट गिव राइज टू इन्वेंट्री आर अकाउंटेड एज पर इंडेस 115। सो अगर कोई कॉस्ट इनकर्ड होगी जो आपकी इन्वेंट्री को में मतलब इन्वेंट्री उससे क्रिएट ना हो, सो वो आपकी इंडेस 115 के रिगार्डिंग होगी। ये प्रोबेबली ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग है ये सब चीज़ें, ये या उस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट समथिंग। सो उनके लिए स्पेसिफिकली इंडेस 115 है। सो उसके अकॉर्डिंग वो ट्रीट किए जाएंगे कि अगर कोई कॉस्ट इनकर्ड हो रही है और उसमें मतलब इन्वेंट्री क्रिएट नहीं हो रही है। तो अगला क्या है, अगला आपका ये पीएम का एक आपका सॉरी स्टडी मटेरियल में ये क्वेश्चन भी है, उसका एक पॉइंट है कि ये क्वेश्चन है कि उसमें ये पैकिंग मटेरियल में भी प्राइमरी पैकिंग मटेरियल की उसमें ना ये पूछा गया है कि जो पैकिंग मटेरियल है, पैकिंग मटेरियल को आप इन्वेंट्री कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे। अब देखिए लॉजिकली क्या होना चाहिए, अब देखिए लॉजिकली तो ये होना चाहिए कि वैसे तो इन्वेंट्री हमारा मेन प्रोडक्ट होता है, लेकिन फिर भी कई कई बार मेन प्रोडक्ट हमारा इस फॉर्म में होता है कि उसको पैकिंग करना उसके लिए मैंडेटरी होता है। फॉर एग्जांपल बिवरेजेस हो गई आपकी, कोक या समथिंग लाइक जो भी बिवरेजेस है, अब वो आपके बोतल डायरेक्ट वो बोतल्स में तो बनती नहीं, बोतल से कैन में तो बनती नहीं, वो बनती तो एक समथिंग किसी भी उनके जो भी मिक्सचर्स होता होगा, बड़े ड्रम्स होते होंगे या समथिंग लाइक उनमें बनती होंगी जो भी उनका होगा, वो डायरेक्ट बोतल या कैन में तो नहीं बनती होंगी, उन्हें बाद में बोतल कैन में पैक किया जाता होगा। सो जो इनिशियल जो पैकिंग मटेरियल होता है लाइक बिवरेजेस के लिए कैंस हो गई, बोतल्स हो गई, सो इनिशियल पैकिंग मटेरियल को लॉजिकली पैकिंग मटेरियल में कंसिडर करना चाहिए। हाँ ठीक है, लेकिन उस पैकिंग बोतल या कैन को आप फर्दर किसी वे में ऐसा बल्कि जैसे आपने देखा होगा कई कैंस को इकट्ठे पैक किया जा रहा है कहीं से कहीं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जैसे होता है ना कि कई काफ़ी सारी कैंस को आपने देखा होगा कि कई की जो एक ट्रे सी होती है, एक ट्रे में बहुत सारी बोतल्स को इकट्ठे रखा जाता है जब वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है कहीं भी। सो वो उस चीज़ को जो सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल होता है उसे कंसिडर करना इतना लॉजिकल नहीं है, लेकिन प्राइमरी को तो आपको करना रखना पड़ चाहिए, क्योंकि प्राइमरी पैकिंग मटेरियल तो आपको हुआ है कि आपको इन्वेंट्री एक तरह से सेल करने की कंडीशन में लाता है। सो जो यही यही आंसर दिया गया है उसमें स्टडी मटेरियल में कि जो प्राइमरी पैकिंग मटेरियल होता है उसे आपको कंसीडर करना पड़ेगा। प्राइमरी पैकिंग मटेरियल को आपको एज इन्वेंट्री आप कंसीडर कर सकते हैं, यू मे बी कंसीडर प्राइमरी पैकिंग मटेरियल एज इन्वेंट्री। बट अगर सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल है जिसे आपने स्पेसिफिकली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपने करा है कि बहुत सारी इन्वेंट्री को आपने इकट्ठे कलेक्ट करने के लिए किसी चीज़ से बांध दिया या किसी ट्रे में रख दिया, तो सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल को आपको इन्वेंट्री में कंसिडर नहीं करना चाहिए। सो वही आंसर दिया गया है और लॉजिकली ये सही भी है। अगला है नेट रियलाइजेबल वैल्यू एंड फेयर वैल्यू। देखिए ये मैंने आपको इस पर स्क्रीन देख लीजिए, आप इसे क्या कहते हैं, मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ। नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस जो आपके एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेल। सो ये है आपके। और फेयर वैल्यू क्या है, फेयर वैल्यू इज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल ऑन एसेट्स और पेड टू ट्रांसफर अ लायबिलिटी इन ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू आपकी एंटाइटी स्पेसिफिक है, फेयर वैल्यू आपकी मार्केट स्पेसिफिक है। सो देखिए अब मैं डिफाइन कर देता हूँ थोड़ा सा क्या है। सपोज करिए कि एक मोबाइल है, एक मोबाइल दो लोगों में सेल किया जाता है, मतलब एक ने दूसरे को सेल करा, एक ने बेचा दूसरे ने सेल करा। लेकिन अगर वो दोनों पर्सन को उस मोबाइल की प्रॉपर नॉलेज है, या कहें तो जैसे मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो मतलब उनको पता होता है कि चीज़ इस पर्टिकुलर चीज़ की कितनी वैल्यू है, अगर वो दोनों मतलब कहते हैं ना जो कमोडिटी ट्रेड हो रही है, जो भी चीज़ ट्रेड हो रहा है, उन दोनों से वो परचेजर एंड सेलर बोथ को उस कमोडिटी की नॉलेज है, सो वो ये जज कर सकते हैं कि इस कमोडिटी की रीजनेबल प्राइस क्या है, तो उसे हम कहते हैं फेयर वैल्यू। कि जो भी मार्केट पार्टिसिपेंट में ट्रेडिंग होगी, कि जो भी मार्केट में जो भी नॉर्मल जो भी मार्केट में जो भी पर्सन है, मार्केट में जो भी पर्सन है उनको पता है कि इस कमोडिटी की कितनी वैल्यू होनी चाहिए परचेजर को और सेलर को, सो उसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू, कि उसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू। लेकिन नेट रियलाइजेबल वैल्यू में क्या आता है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू में भी कमोडिटी सेल होती है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये हो जाता है कि इसमें मार्केट पार्टिसिपेंट्स नहीं होता। फॉर एग्जांपल सपोज करिए मैं हूँ, मेरे पास अगर एक मोबाइल है,
मुझे पता है वैसे वो मोबाइल अगर उसकी फेयर वैल्यू वो मैं मार्केट में जाऊँ तो मार्केट में वो 10,000 का सेल हो सकता है, लेकिन मेरे को पता है कि मेरा कुछ ऐसा फ्रेंड, कोई ऐसा फ्रेंड भी है जिसको इतनी नॉलेज नहीं है, तो मैं उसे चाहे तो वही मोबाइल उसको 15,000 में भी बेच सकता हूँ। सो वो मेरी एक नेट रिलाइजेबल वैल्यू है कि मैं चाहूँ तो वो मेरे खुद के स्पेसिफिकली है कि मैं चाहूँ तो उस मोबाइल को 15,000 का भी बेच सकता हूँ। लेकिन वो अलग बात है अगर वो मार्केट में बिकेगा तो वो 10,000 में ही बिकेगा, क्योंकि उसकी कंडीशन मुझे पता है 10,000 लायक है और खरीदने वाले को भी मार्केट में पता है कि कंडीशन क्या है। लेकिन अगर मैं उसको अपने फ्रेंड को बेचूं तो मैं 15 का बेच सकता हूँ। तो इसमें जो 15,000 का होगा वो नेट रिलाइजेबल वैल्यू है, क्योंकि वो मेरी खुद की स्पेसिफिक है। लेकिन अगर जो इसी को अगर लेकिन जो 10,000 है वो मार्केट स्पेसिफिक है कि मार्केट में अगर मैं जाऊंगा तो वो मार्केट में वो 10,000 से ज़्यादा का नहीं बिकेगा। सो होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सो आगे है, इन्वेंट्री शैल बी मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रिलाइजेबल वैल्यू। सो देखिए वही सेम कि इन्वेंट्री जो भी होगी वो मेजर की जाएगी कॉस्ट और नेट रिलाइजेबल वैल्यू एनआरवी, जो भी लेस होगा आप उस पर इन्वेंट्री मेजर करेंगे। अब इसमें ये देखने वाली बात है कि कॉस्ट की डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है। चलिए वो देखने से पहले देखिए थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखिए कॉस्ट में क्या इंक्लूड हो सकता है। कॉस्ट में क्या इंक्लूड हो सकता है, कॉस्ट में ऑब्वियसली बात है परचेज प्राइस इंक्लूड होगा। अगर आप कुछ टैक्सेस पे कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं उस पे, वो आपका कॉस्ट में इंक्लूड होगा। कोई आपकी इम्पोर्ट ड्यूटी समथिंग हो गई, कस्टम ड्यूटी समथिंग हो गई, जो भी आपकी है वो इंक्लूड होगा। आपकी ट्रांसपोर्टेशन इन कुछ अगर गुड्स को जो आपको ट्रांसपोर्टेशन जो होगी वो आपकी इंक्लूड होगी। या क्या कहते हैं, किसी भी क्या कहते हैं अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कुछ भी तो इन्वेंट्री को आपको प्रोसेस कर रहे हैं, उसको स्टोर कर रहे हैं, स्टोरेज कर रहे हैं, या फर्दर प्रोसेसिंग के लिए आपको इन्वेंट्री को कुछ स्टोर करना पड़ रहा है, या फर्दर प्रोसेसिंग से पहले आपको इन्वेंट्री को कुछ स्टोर करना पड़ रहा है, कुछ भी ऐसी नेसेसरी चीज़ हो रही है, तो आपको मतलब जो भी वो कॉस्ट भी आपकी इंक्लूड होगी। इन द सेंस मीन्स देखिए कोई ऐसा वैसे रटने की कोई इसमें वो नहीं है, आपको इसमें एक सिंपल सा फंडा यूज करना है कि इन्वेंट्री को आपकी जो भी मतलब फैक्ट्री है आपकी इन फैक्ट्री में आपकी इन्वेंट्री को बनाने में या रॉ मटेरियल परचेज करने में जो भी आपको इन फ्रॉम ए टू जेड आपको इन्वेंट्री अपनी फैक्ट्री में लाने में जो भी आपकी कॉस्ट इनकट होती है, बनाने में जिस भी वे में आपकी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको इन्वेंट्री एक बार पूरी बनने में जो भी कॉस्ट इनकट होती है आपको वो इन्वेंट्री में इंक्लूड करना है। चलिए इसको थोड़ा सा अब पढ़ते हैं क्या है, थोड़ी एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है ना तो वो ठीक रहे, क्लियर हो जाएगा थोड़ा और। तो चलिए इसमें क्या है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इंक्लूड कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्शन, अदर कॉस्ट इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। कि कोई भी आपकी कॉस्ट हुई, फर्स्ट एंड सेकंड तो ऑब्वियसली बात है क्लियर है, तो थर्ड में सिंपल सा वही है कि कोई भी आपकी कॉस्ट इनकर हुई जो आपकी इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन या और प्रेजेंट कंडीशन में लाने में इनकर हुई है, सो वो आपकी सब कॉस्ट इंक्लूड होगी। सो क्या है कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या क्या आ रहा है, कॉस्ट ऑफ परचेज में आ रहा है आपका परचेज प्राइस, इंपोर्ट ड्यूटी एंड टैक्सेस अदर देन रिकवरेबल जो भी आपको रिफंड नहीं होंगे वो, और ट्रांसपोर्ट और हैंडलिंग कॉस्ट वो भी आपकी इंक्लूड होगी। अदर कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन ऑफ फिनिश गुड्स एंड मटेरियल्स, कोई भी और कॉस्ट आपकी होती है इनकर। एनी ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट और अदर सिमिलर आइटम आर डिडक्टेड इन डिटरमाइनिंग द कॉस्ट। कि इस तरीके से अगर आपको ऑब्वियसली बात है अगर आपकी कोई आपको आपकी कॉस्ट से अगर आपको कोई डिस्काउंट मिलता है या आपको कोई किसी भी तरह का कंसेशन मिलता है तो ऑब्वियसली बात है वो आपकी कॉस्ट से कम होना ही चाहिए, इसमें भी ऐसी कोई यूनिक बात नहीं है। सो कॉस्ट ऑफ कन्वर्शन में देखते हैं, कॉस्ट ऑफ कन्वर्शन में क्या होगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड अदर डायरेक्ट कॉस्ट एंड अदर फिक्स्ड एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, आपके ये जो होंगे ये कॉस्ट ऑफ कन्वर्शन में कन्वर्शन में इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है आगे बढ़ते हैं, एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड। तो फिक्स्ड ओवरहेड क्या होता है, देखिए आपको फिक्स्ड ओवरहेड ऑब्वियसली बात है कि अब जो आप फाइनल के स्टूडेंट है तो ऑब्वियसली बात है फिक्स्ड ओवरहेड डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। फिक्स्ड ओवरहेड आपके जो भी अमाउंट होता है जो भी फिक्स्ड होता है वो आपको जो पे करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई मशीनरी ली है, मशीनरी को आपने राइट टू यूज़ कर रखा है कि तो उसके लिए आपको उस मशीनरी को यूज़ करने के लिए जो भी आप हर मंथली या ईयरली आप एक पेमेंट करते हैं फिक्स्ड, आपका प्रोडक्शन कितना भी हो, आपकी प्रोडक्शन आपकी एस्टिमेशन से ज़्यादा हो या कम हो,
लेकिन आपको उस मशीनरी की यूज़ करने के लिए आपको वो फिक्स्ड अमाउंट देना देना है, तो वो आपका एक तरह से वो आपका वो आपका फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड है। या कोई भी मतलब जो भी आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी ऐसा एक्सपेंसेस जो फिक्स्ड हो, जो आपकी प्रोडक्शन की जो आपकी एक्चुअल कैपेसिटी से आपसे रिलेटेड ना हो, वो आपको एक्चुअल कैपेसिटी आपकी ज़्यादा हो या एक्चुअल कैपेसिटी कम हो, लेकिन वो आपका जो है वो कॉस्ट फिक्स्ड है और आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड है। सो वो आपका फिक्स्ड ओवरहेड है। सो इसको एलोकेशन से, हाँ इस पे क्वेश्चन बन सकता है, तो प्लीज़ ये पॉइंट थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है। मैं भी एक एग्जांपल से भी आपको क्लियर करूंगा। सो क्या ये एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड टू द कॉस्ट ऑफ कन्वर्शन इज बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटी। कि जो एलोकेशन किया जाएगा वो नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से किया जाएगा। नॉर्मल कैपेसिटी आपकी जो भी होगी उसे कंसीडर करके आप फिक्स्ड ओवरहेड को एलोकेट करेंगे। when production level is abnormally low, unallocated overhead are recognized as an expenses in the period in which they incurred। कि अगर आपका प्रोडक्शन लेवल लो होगा तो जो अनएलोकेटेड ओवरहेड होगा वो आप एज एन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेंगे। इस पॉइंट को देखेंगे अभी एग्जांपल के साथ। व्हेन प्रोडक्शन लेवल इज एबनॉर्मली हाई, एलोकेट ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल कैपेसिटी। अगर आपका जो प्रोडक्शन लेवल है वो आपका एस्टिमेटेड से ज़्यादा होता है, तो आप जो एलोकेशन करेंगे, वो जो प्राइस डिटरमाइन किया जाएगा वो एक्चुअल कैपेसिटी के हिसाब से किया जाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं कि क्या है ये। देखिए, सपोज करिए आपकी नॉर्मल कैपेसिटी है 5 लाख यूनिट्स, आपका फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड है 15 लाख। केस 1, अगर आपकी जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो भी 5 लाख यूनिट होती है, जो कि एस्टिमेटेड है, नॉर्मल कैपेसिटी है। आप फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड आप जो होगा वो 3 पर यूनिट के हिसाब से कंसीडर कर लोगे। वही जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ होता कि एलोकेट द फिक्स्ड ओवरहेड टू द नॉर्मल कैपेसिटी की बेस, नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन। एलोकेट फिक्स्ड ओवरहेड टू द कॉस्ट ऑफ कन्वर्शन इज बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी। ठीक है, ये तो एक लॉजिकल भी सही है, इसमें कोई ऐसी इशू नहीं है। इशू तब आता है जब आपकी एक्चुअल कैपेसिटी ज़्यादा या कम हो, तो वो चीज़ है। देखिए, मैं आपको वैसे डिफाइन करने से पहले क्लियर से इसका एक रट्टा भी होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि यूजली क्या जो भी आपका ज़्यादा होगा आपको वो कंसिडर करना पड़ेगा। अगर आपकी एक्चुअल कैपेसिटी कम है तो आपको फिक्स्ड ओवरहेड जो एलोकेट रेट लेना होगा वो नॉर्मल कैपेसिटी वाले से लेना पड़ेगा, क्योंकि 3,75,000 और 5 लाख में 5 लाख ज़्यादा है, तो जो भी आपका ज़्यादा है आपको वो कंसिडर करना है। तो 5 लाख का जो रेट है 3, आपको फिर वो कंसिडर करना है। अब सेकंड केस में अगर आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा है 7,50,000 है, और आपकी नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है 5 लाख। 5 लाख और 7,50,000 में कौन सा ज़्यादा है? 7,50,000। तो 7,50,000 का जो रेट होगा फिर आपको वो कंसिडर करना है। मतलब जो भी आप कंपेरिजन करोगे तो जो भी ज़्यादा होगा आपको वो कंसिडर करना है। ये एक रट्टे वाली बात है। तो खैर, लेकिन मैं आपको किसमें इसका मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। इसका लॉजिक क्या है, देखिए अब थोड़ा सा ये देखिएगा। अगर आपकी एक्चुअल कैपेसिटी जो हुई है, एक्चुअल प्रोडक्शन है 3,75,000 है, लेकिन आपका जो नॉर्मल कैपेसिटी है वो 5 लाख की है। देखिए इसमें क्या होगा, अगर सपोज करिए नॉर्मली अगर आप जो फिक्स्ड ओवरहेड है वो आप 3,75,000 के हिसाब से आप कंसिडर करेंगे, तो आपका 4 पर यूनिट निकलेगा, 4 पर यूनिट निकलेगा आपका। अगर आप 4 पर यूनिट आप फिक्स्ड ओवरहेड लेंगे तो 3,75,000 इंटू 4, आपका ये अराउंड ये आपका 15 लाख बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक लॉजिकल चीज़ समझिएगा पहले, आगे कुछ डिस्कस करने से पहले। आपकी नॉर्मल कैपेसिटी है 5 लाख, आपका एक्चुअल हो रही है वो 3,75,000 हो रही है। ऑब्वियसली बात है आपका लॉस हो रहा है, तो इस कंडीशन में लॉस कहाँ गया आपका? इसीलिए जो आप जो फिक्स्ड ओवरहेड कंप्यूट करोगे वो नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से करोगे। फिक्स्ड ओवरहेड आपका नॉर्मल कैपेसिटी 3 से मल्टीप्लाई करके 3,75,000 जो आपकी कैपेसिटी है इंटू 3 जो आपकी नॉर्मल कैपेसिटी है वो आपकी जो होगी वो आपका 11,25,000 बनेगा, आपका 11,25,000। और जो आपका 3,75,000 का लॉस आएगा वो आपका लॉस में जाएगा।
ऑब्वियसली बात है। अगर आप देखिए अगेन बताता हूँ, अगर आप 4 पर यूनिट के हिसाब से कंसीडर करोगे, जैसे कि 3 लाख 15 लाख का एक्चुअल कैपेसिटी के हिसाब से करोगे, तो ये आपका 4 पर यूनिट आएगा। अगर आप 4 पर यूनिट के हिसाब से आप 15 लाख करोगे, तो आपकी जो इन्वेंट्री होगी वो ओवर वैल्यूड हो जाएगी। आपकी इन्वेंट्री जो जनरली 3 पर यूनिट से वैल्यू होनी चाहिए थी 11,25,000, वो आपकी ओवर वैल्यूड होकर 15 लाख हो जाएगी। तो जो आपका लॉस होगा वो आपका इन्वेंट्री में ऐड हो जाएगा। तो और वो आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। सो लॉजिकली वो गलत है। तो इसलिए जो आपकी जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन होगी वो नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से की जाएगी। सो इससे क्या होगा कि नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से जो आपका रीजनेबल प्राइस एक्चुअल प्राइस होना चाहिए वो आप कंसिडर करोगे, और बचा हुआ जो लॉस होगा 3,75,000 का वो आप P&L में बुक करोगे। ये है इसका, अगर आपकी नॉर्मल कैपेसिटी कम है। अब देखिए, अब सपोज करिए नॉर्मल कैपेसिटी आपकी जो होती है अगर वो आपकी ज़्यादा हो गई, तो फिर आपकी 5 लाख कैपेसिटी थी नॉर्मल, अब जो एक्चुअल कैपेसिटी आपकी 7.5 लाख हो गई। तो अब अगर सपोज करिए, आगे बढ़ने से पहले सपोज करिए, अगर आप 7,50,000 को अगर आप यहाँ नॉर्मल कैपेसिटी से कंसिडर करते हैं तो क्या होगा। 15 लाख नॉर्मल कैपेसिटी का रेट लेते हैं तो क्या होगा। नॉर्मल कैपेसिटी का रेट क्या है, 15 लाख डिवाइड 5 लाख 3 नॉर्मल कैपेसिटी का रेट है। अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7,50,000 आपकी यूनिट हुई है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,50,000 हो गया। पॉसिबल ही नहीं है। ऑब्वियसली बात है, आपकी इन्वेंट्री ज़्यादा फिर अगेन ओवर वैल्यूड हो जाएगी। ओवर वैल्यूड क्या है, जो आपकी कॉस्ट इनकर नहीं हुई वो आप कर रहे हो। 15 लाख तो फिक्स्ड ओवरहेड है आपका। फिक्स्ड ओवरहेड आपको पता होगा, वो तो बढ़ता घटता है नहीं, वो तो आपका फिक्स पेमेंट है, उतनी ही जाती है। 15 लाख से आपका यहाँ पे नॉर्मल रेट लेने पे आपका 22,50,000 पहुँच गया। सो ये गलत है, ऑब्वियसली बात है फिर तो इसमें। सो इसलिए जब आपका एक्चुअल कैपेसिटी अगर ज़्यादा होती है तो आप जो रेट लोगे वो एक्चुअल कैपेसिटी का लोगे। एक्चुअल कैपेसिटी का रेट लोगे 2, तो 7,05,000 इंटू 2 आपका ये हो जाएगा 15 लाख। सो ये एक लॉजिक है। ये मैं वैसे अगर चाहता तो मैं बस एक रट्टा दे देता आपको, जैसे कि मैंने अब शुरू में बताया था कि विच एवर इज हायर आपको वो उसी का रेट कंसिडर करना है। नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल कैपेसिटी, इन दोनों में ज़्यादा कौन है, नॉर्मल। सो आपको नॉर्मल का रेट कंसिडर करना है। इसी हिसाब से अगर एक्चुअल कैपेसिटी और नॉर्मल कैपेसिटी दोनों में ज़्यादा कौन है, दोनों में ज़्यादा कौन सी कैपेसिटी है, एक्चुअल ये वाली, तो आपको इसका रेट कंसिडर करना है। एक ही रट्टा है कि भाई जो भी कैपेसिटी आपकी ज़्यादा है आप उसे कंसिडर कर लीजिए। लेकिन खैर मैं आपको डीप मतलब वैसे समझाना चाहता था कि मतलब इसका क्या लॉजिक है। तो इसलिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं। होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। तो फिक्स्ड ओवरहेड का आपका जो है ये इस पे क्वेश्चन आ सकता है। सो ये तो इसे प्लीज़ ध्यान से करिएगा, और इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में मैं पीएम में इसका एक क्वेश्चन मतलब वो भी होगा, वो भी डिस्कस कर लेंगे। अगला है वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड तो आपका प्रोडक्शन यूनिट से डायरेक्टली लिंक होते हैं, तो ये उसी हिसाब से आप कंप्यूट कर लेंगे। वेरिएबल ओवरहेड आर एलोकेटेड टू ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल यूज ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटी। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा, वेरिएबल ओवरहेड तो होती ही यूनिट लिंक्ड है। सो अगला क्या है, अगली ये है अदर कॉस्ट। इट इंक्लूड कॉस्ट इनकर टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। जो भी कॉस्ट इनकर हुई है आपकी इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन में लाने के लिए, वो आपकी कॉस्ट इंक्लूड की जाएगी। बट इट एक्सक्लूड, कोई भी आपकी एबनॉर्मल कॉस्ट होती है आपकी वो एक्सक्लूड की जाएगी। स्टोरेज कॉस्ट unless these costs are necessary in the production process before a further production। देखिए कई कई बार क्या होता है कि ना कि प्रोडक्शन कई कई फेसेस में होता है। आपका ए रॉ मटेरियल था, फिर बी उसको थोड़ी प्रोसेसिंग करी तो वो बी में बदल गया, फिर उसको फाइनल टच दे के फिर सी में आया। लेकिन फाइनल टच सी देने से पहले बी में कुछ प्रोसेस करना था, या कुछ किसी वे में उसको किसी भी कंडीशन में स्टोर करना था। मान लीजिए उसे थोड़ा कूलिंग रखना था, उसे काफ़ी कुछ टाइम तक कूलिंग रखना था, तो वो जो कूलिंग की कॉस्ट रखनी आएगी ना, स्टोरेज कॉस्ट जो उसे कूलिंग रखने की, तो वो आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंक्लूड की जाएगी। ये है। मतलब अगर एक बार फर्दर प्रोसेस से पहले अगर आप किसी भी वे में उसको किसी स्टोरेज में रखना जरूरी है, तब आपको उस कंडीशन में आपको स्टोरेज कॉस्ट इंक्लूड करनी है कि फर्दर प्रोसेस से पहले। लेकिन एक बार वो प्रोडक्ट पूरा आपका बन गया, प्रोडक्ट बनने के बाद फिर कोई उसे आप स्टोरेज कॉस्ट में रखते हो तो फिर वो आपकी इन्वेंट्री में इंक्लूड ही नहीं होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ये भी आपकी ओबीसी बात है, ये भी आपके इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि ये आपकी इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन लाने में या किसी भी वे में आपके कंसिडर नहीं होते।
ये भी पॉइंट ऐसा डिस्कस करने वाला नहीं है। सेलिंग कॉस्ट भी आपकी इंक्लूड नहीं होगी। सेलिंग कॉस्ट भी आपको पता है कि सेलिंग कॉस्ट भी इस तरह की नहीं है, इसमें में नहीं है। सो वो भी आपकी इंक्लूड नहीं होगी क्योंकि वो भी आपकी इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन लाने में है, वो सेलिंग करने में होती है वो, लेकिन प्रेजेंट इन्वेंट्री बनाने में मतलब मैन्युफैक्चर करने में, इन्वेंट्री को करंट लोकेशन या पोजीशन में लाने में वो सेलिंग कॉस्ट नहीं होती, वो सेल करने के लिए होती है, तो वो भी इंक्लूड नहीं होगी। बोरिंग कॉस्ट आपकी वो इंक्लूड की जाएगी जो आप कि इंडेक्स 23 में जो भी जिस वे में डिफाइन करी गई है, जिस वे में मेजर की गई है, वो इंक्लूड की जाएगी। सो वही होगी। सो अगला है, इफ इन्वेंट्रीज acquired on deferred settlement terms, ठीक है, देन इंटरेस्ट फॉर एबनॉर्मल पीरियड इज रिकॉग्नाइज्ड एज फाइनेंस चार्जेस, ठीक है। सो सपोज करिए कि कोई सेलर है ए। अगर वो यूजली जो सेल करता है अपने गुड्स 1 महीने के क्रेडिट पे सेल करता है, लेकिन उसे एक परचेजर मिला, परचेजर बी। सो उस परचेजर ने बोला कि भाई मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं आपको 1 साल के बाद पैसे दे पाऊंगा। तो आप यूजली 1 महीने का क्रेडिट देते हो, मुझे 1 साल का क्रेडिट दे दो, लेकिन मैं आपको 5% इंटरेस्ट दे दूंगा जो भी सेलिंग प्राइस होगा। सो उनने कहा ठीक है। तो वो जो इंटरेस्ट देगा ना फिर वो 11 महीने तक का, क्योंकि 1 महीना तो वो देता ही है नॉर्मल क्रेडिट, 1 महीने का तो देता ही है, लेकिन 1 महीने के बाद उनने जो 11 महीने का जो एक्स्ट्रा उसको दे दिया ना बी को, तो वो जो 11 महीने पे फिर वो जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, फिर 5% जो भी है इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो आप उस इंटरेस्ट को वो फाइनेंस चार्जेस कंसिडर करेगा, फिर वो इन्वेंट्री की कॉस्ट नहीं होगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो जो चार्ज है वो उसने एज अ फाइनेंशियल फैसिलिटी यूज करी गई है। सो वो आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं की जाएगी बी की। अगला है आपका एलोकेशन टू जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स। देखिए जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स आपका वही होता है कि मतलब कि आपने एक प्रोडक्ट आपने बना रहे हैं, आप जो मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो इकट्ठे 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो वो आपका जॉइंट प्रोडक्ट है। लेकिन अगर आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो तो एक प्रोडक्ट के साथ साथ आपका एक थोड़ा सा इमेटेरियल प्रोडक्ट भी निकल जाता है, कि जो इतना मटेरियल नहीं है, आपका मेन प्रोडक्ट ए ही है, लेकिन उसके साथ साथ एक थोड़ा सा इमेटेरियल प्रोडक्ट बी भी निकल गया, तो वो आपका बाय प्रोडक्ट है। लेकिन जॉइंट प्रोडक्ट में क्या होता है कि आप दोनों की आपकी वही होती है कि मैं जो बना रहा हूँ इससे दोनों प्रोडक्ट निकलेंगे, तो जो दोनों होंगे वही दोनों आपके मटेरियल, मतलब दोनों आपके सब्सटेंशियल प्रोडक्ट हैं, मटेरियल प्रोडक्ट आपके वो दोनों ही हैं, दोनों की इंटेंशन, दोनों प्रोडक्ट बनाने की इंटेंशन से ही आप वो प्रोसेस कर रहे हो। सो वो जॉइंट प्रोडक्ट होगा। लेकिन अगर एक प्रोडक्ट एक्स्ट्रा निकल जाता है, आपका मेन प्रोडक्ट ए ही है, लेकिन उसके साथ साथ एक्स्ट्रा बी भी निकल जाता है प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू, सो वो जो आपका बी जो एक्स्ट्रा निकल गया वो आपका इमेटेरियल प्रोडक्ट, वो बाय प्रोडक्ट होता है, फिर वो उसे कहते हैं बाय प्रोडक्ट। सो चलिए इसकी देखते हैं क्या है। सो पहले इसमें देखते हैं, द आउटकम इज जॉइंट प्रोडक्ट वेयर द कॉस्ट ऑफ कन्वर्शन इज सेपरेटली आइडेंटिफाइबल, कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट इज बेस्ड ऑन कॉस्ट इनकर्ड। ठीक है, इसमें तो कोई डिस्कशन वाली बात ही नहीं। इसमें तो कह रहे हैं कि अगर दोनों प्रोडक्ट की कॉस्ट सेपरेटली आइडेंटिफाइबल होगी, सो आप वो कॉस्ट ले लेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है। इशू तो तब होना चाहिए जब कॉस्ट दोनों की सेपरेटली आइडेंटिफाइबल ना हो, एक ही प्रोसेस से कि दोनों प्रोडक्ट निकल रहे हों, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि तो तब देखने वाली बात है कि तब कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट ली जाए अगर कॉस्ट सेपरेटली आइडेंटिफाइबल ना हो। तो पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। व्हेन कॉस्ट ऑफ कन्वर्शन इज नॉट सेपरेटली आइडेंटिफाइबल, allocation of cost is based on relative sale value of each product, either at the stage of production process when product becomes separately identifiable or at the completion of production. So इसको मैं एक एग्जांपल से मैंने बनाया है, मैं उससे समझाता हूँ, बहुत आपको अच्छा क्लियर हो जाएगा पूरा। देखिए इसमें ना 2 चीज़ें दी गई हैं। सेल वैल्यू इज बेस्ड ऑन द रिलेटिव सेल वैल्यू ऑफ ईच प्रोडक्ट एदर एट द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस मतलब रॉ फॉर्म, प्रोडक्शन प्रोसेस अभी वो फिनिश नहीं हुआ, व्हेन प्रोडक्ट बिकम सेपरेटली आइडेंटिफाइबल और एट द कंप्लीशन स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। कंप्लीशन मतलब फिनिश फॉर्म, फिनिश गुड्स, या तो रॉ फॉर्म या फिनिश फॉर्म, आपकी इन दोनों में से किसी बेसिस पे आपका आइडेंटिफाई किया जाएगा। उसे समझ लेते हैं इस एग्जांपल से क्या है। सपोज करिए आपने रॉ मटेरियल डाला, ये प्रोसेस हुई, 2 प्रोडक्ट निकल गए एक्स और वाई, लेकिन रॉ फॉर्म में थे। फर्दर प्रोसेस करा, फर्दर प्रोसेसिंग, अभी फिनिश फॉर्म में आ गए एक्स वाई। अब वो ये कह रहे हैं कि या तो एक्स वाई की जो आपकी जो रॉ फॉर्म में आपके एक्स वाई निकल गए थे, आप वो वैल्यू ले लो,
या फिनिश फॉर्म में जो फिनिश गुड्स में जो आपके एक्स वाई निकल फिनिश में है, तो आप वो वैल्यू ले लो। अब वैल्यू इन द सेंस मीन्स कि सपोज करो कि जो भी आपकी इन दोनों आपकी पूरी इस कॉस्ट में पूरी आपकी जो पूरी है, ये पूरी प्रोसेसिंग आपकी कॉस्ट पड़ी है 10 लाख की, ठीक है। आपकी ये पूरी प्रोसेस कॉस्ट पड़ी है 10 लाख की। अब वो कह रहे हैं इस 10 लाख की कॉस्ट में, अब चूंकि सिंस इसमें प्रोसेस तो एक ही हो रही है, एक प्रोसेस से ही दोनों निकल रहे हैं, तो मैं ये कैसे जानूं कि एक्स का कितना इसमें हिस्सा है या वाई का इसमें हिस्सा कितना है। तो इसके उन्होंने दो मेथड दिए गए हैं कि ये पूरी कॉस्ट अगर 10 लाख की है तो इसमें मैं एक्स और वाई का शेयर कैसे निकालूं। तो इसके लिए क्या है, वो ये कहते हैं कि सपोज करिए आपकी रॉ फॉर्म फर्स्ट प्रोसेस के बाद जहां एक्स और वाई निकले रॉ फॉर्म में, वहाँ आपकी जो एक्स की जो यूनिट्स थी, एक्स की यूनिट 6000 यूनिट थी, और रॉ फॉर्म में जो एक्स है ना वो 10 रुपीज़ 10 पर यूनिट सेल हो सकता है। तो इसकी टोटल सेलिंग वैल्यू कितनी हो गई 60,000। वहीं आपकी जो आपका वाई प्रोडक्ट है उसकी रॉ फॉर्म में सेलिंग पर 16 रुपीज़ वो सेल हो सकता है, और टोटल 5000 यूनिट निकली, सो 80,000। सो यहाँ आप 60,000 और 80,000 3:4 के रेशियो में आपको, या तो आप 3:4 के रेशियो में 10 लाख को डिवाइड कर दो एक्स और वाई की ये जो टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट है, ये टोटल जो कॉस्ट है इसको 3:4 में आप डिवाइड कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए कि 3/7 इसका एंड 4/7 इसका। या तो आप ये कर दीजिए, या आप 3/8 ये कर दीजिए, 3/8 और 5/8। ये 3/8 कैसे आया कि भाई फिनिश गुड्स बनने पे सपोज करिए कि फिनिश गुड्स बनने पे पर यूनिट एक्स की सेल है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 50 और 6000 यूनिट है, सो 3 लाख, और वही सेलिंग प्राइस 100, टोटल यूनिट 5000, सो 5 लाख। सो मतलब कि वो इन्होंने दे रखा है कि भाई जो भी आपकी सेलिंग वैल्यू है आप उसको प्रपोर्शनेट लेके आप टोटल कॉस्ट को उस रेशियो में बाइफिकेट कर सकते हैं। ये कह रहा है वो, ठीक है, कि जो भी आपकी टोटल कॉस्ट हुई है, मान लीजिए पूरी प्रोसेस में 10 लाख की कॉस्ट हुई है, आपको या तो रॉ फॉर्म के सेलिंग प्राइस सेलिंग वैल्यू लेके आप उसमें बाइफिकेट कर दीजिए एक्स वाई को, जो पूरी प्रोसेस की कॉस्ट है उसको एक्स वाई की कॉस्ट में, या फिर आप फिनिश गुड्स की कॉस्ट लेके फिनिश गुड्स की सेलिंग वैल्यू लेके उसको उस वे में बाइफिकेट कर दीजिए। तो ये कह रहा है। सो होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगला है द आउटकम इस मेन प्रोडक्ट विद अ बाय प्रोडक्ट, कि आप इसमें जो आपका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो बाय प्रोडक्ट आ गया, जो इतना मटेरियल नहीं होता। सो इसमें लिखा है व्हेन द प्रोडक्ट इज इमटेरियल द बाय प्रोडक्ट इज मेजर्ड एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट। सो इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए जो आपका बाय प्रोडक्ट इमटेरियल है ना, अगर आपका बाय प्रोडक्ट इमटेरियल है तो आप क्या करिए कि जो उसकी की बाय प्रोडक्ट का जो भी नेट रियलाइजेबल वैल्यू है ना, जो भी नेट रियलाइजेबल वैल्यू है, सपोज करिए कि मेरे इस एग्जांपल में इस एग्जांपल को छोड़िए, सपोज करिए आपकी टोटल कॉस्ट निकली है पूरे प्रोडक्ट बनाने में, ए बनाने में 10 लाख, लेकिन उसके साथ प्रोडक्ट बी भी निकल गया बाय प्रोडक्ट। वो बाय प्रोडक्ट अगर आप सेल करोगे तो करने में वो 80,000 रुपये आपको नेट रियलाइजेबल दे देगा, 80,000 रुपये आपको दे देगा। तो आप प्रोडक्ट ए की ही कॉस्ट निकाल लीजिए, 10 लाख माइनस 80,000, 9,20,000। सिंपल, कि मतलब आप जो बाय प्रोडक्ट की एनआरवी है उसे टोटल कॉस्ट में से रिड्यूस कर लीजिए। और अगला क्या है, व्हेन द बाय प्रोडक्ट इज मटेरियल, सो बाय प्रोडक्ट को आप इस वे में ट्रीट कर लीजिए, बाय प्रोडक्ट इज ट्रीटेड एज जॉइंट प्रोडक्ट एंड अकाउंटिंग विल बी डन। ठीक है, तो आपको बाय प्रोडक्ट फिर इसी वे में ट्रीट करना पड़ेगा अगर आप उसे मटेरियल ट्रीट कर रहे हैं तो। सो ये पॉइंट भी आप क्लियर हो गया होगा। अगला कह रहा है ट्रीटमेंट टेक्निक्स फॉर मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट, कि जो आपकी इन्वेंट्री है आप उसे किस वे में मेजर करेंगे, आपके साल के लास्ट में जो इन्वेंट्री है वो उसे आप किस वे में मेजर करेंगे। सो ये उसके रिगार्डिंग है। सो देखते हैं क्या है टेक्निक्स फॉर मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट। ये आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड है और ये रिटेल मेथड है। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड में आपको पता होता है कि आपकी नॉर्मल जो इन्वेंट्री में नॉर्मली कितनी आपका मटेरियल लगा होता है। नॉर्मली प्लीज नोट करिएगा, नॉर्मली कितना मटेरियल लगा होता है, कितने सप्लाई लगे होते हैं, क्या लेबर होती है, क्या भी कैपिटल या और कोई क्या ओवरहेड्स होते हैं। मतलब आपको नॉर्मली उसकी कॉस्ट पता होती है कि नॉर्मली वो बनाने में इतनी कॉस्ट लगती है। और दूसरा क्या है रिटेल मेथड। तो रिटेल मेथड में क्या होता है, कॉस्ट इज डिटरमाइंड बाय रिड्यूसिंग
रिड्यूसिंग सेल वैल्यू फ्रॉम द अप्रोप्रिएट परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। कि मान लीजिए कि अगर आपका सेलिंग प्राइस 100 रुपये है और आपको पता है कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट है वो 25% ऑन सेलिंग प्राइस है, सो आप 100 में से 25 रुपये डिडक्ट करके 75 अपनी कॉस्ट निकालेंगे। ठीक है। सो ये क्या है, मतलब ये जो आपको अभी अभी मैं आपको डिफाइन करूंगा कि प्रॉपर ये क्या जो चीज़ है, और अच्छे वे में अभी डिफाइन करूंगा। अगला क्या है, इन्वेंट्री नॉट ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल। कि जो इन्वेंट्री जो भी ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल नहीं होती, फॉर इट शैल बी असाइंड बाय यूजिंग स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ देयर इंडिविजुअल कॉस्ट। कि जो भी आप की स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन होगी हर कॉस्ट की। फॉर एग्जांपल ये आपका ज्वेलरी की अगर आप दुकान में जाएंगे तो हर ज्वेलरी, आप एक छोटी सी आप अंगूठियों में भी 4 तरीके की अंगूठी देखोगे तो 4 तरीके की रिंग्स में भी आपको हर हर रिंग का एक अलग प्राइस होगा, हर एक नेकलेस का अलग प्राइस होगा। सो ये वो कंडीशन है कि आपकी इन्वेंट्री में हर किसी इन्वेंट्री का अपने एक अलग प्राइस होता है, तो वहाँ ये अप्लाई होता है। अभी एक मैं आपको पूरा क्लियर करूंगा कि क्या है, चल क्या रहा है। अगला है इन्वेंट्री ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल। की जो इंटरचेंजेबल होती है, द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री शैल बी असाइंड बाय यूजिंग फीफो और वेटेज एवरेज कॉस्ट फार्मूला। कि वेटेज फीफो या वेटेज एवरेज कॉस्ट फार्मूला के थ्रू वो जो है इन्वेंट्री की वैल्यू रिकॉग्नाइज होगी, मेजर की जाएगी। और चलिए शुरू करते हैं कि क्या है। मैंने इसके लिए भी एक बनाया है एग्जाम्पल, देखते हैं क्या है। ठीक है। एक्चुअली ये सब चीज़ें क्या है, ये सब है कि भाई जो भी इस रिटेल मेथड, ये जो भी है इस रिटेल मेथड, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, ये क्या है, फीफो, ये सब ये है कि आप इन्वेंट्री किस वे में वैल्यूएशन करेंगे। कि इन्वेंट्री जो आपके साल के आपके जो लास्ट में जो इन्वेंट्री है वो उसे आप किस वे में, टेक्निक फॉर मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट आप किस वे में मेजर करेंगे। सो इसको मैं यहाँ से आपको क्लियर करता हूँ कि क्या है। मैंने आपको वहाँ चीज़ें समझा तो दी क्या है, अब मैं आपको यहाँ लिंक करता हूँ प्रॉपर वे में। देखिए जो भी आपकी इन्वेंट्री है, कि आप जो भी आपके लास्ट में इन्वेंट्री है आप उसे किस वे में मेजर करेंगे। आपकी इन्वेंट्री दो तरीके की होंगी, इन्वेंट्री ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल, या तो चेंजेबल होगी या नॉट चेंजेबल होगी। सो अगर आपकी नॉट चेंजेबल है, जैसे कि मैंने बताया था आपका ज्वेलरी हो गई, तब तो ऑब्वियस सी बात है हर इन्वेंट्री का अपना एक अलग प्राइस होगा। हर फॉर एग्जांपल ज्वेलरी में हर रिंग का, हर नेकलेस का अपना एक अलग प्राइस होगा। सो वो जो भी प्राइस उसका स्पेसिफिक होगा, आप उसे ही लेके उस इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करोगे। सो ये पॉइंट क्लियर। अगला देखते हैं। अगर ये पॉइंट डिस्कसेबल है कि अगर वो ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल है तो आप किस वे में मेजर करोगे। सो एक हिस्टोरिकल मेथड ये होता है फीफो और वेटेज एवरेज। फीफो एंड वेटेज एवरेज मुझे लगता नहीं वैसे मुझे डिस्कस करने की ज़रूरत है, ये तो हर सीए के स्टूडेंट के, फाइनल के स्टूडेंट के खून में बस गया होगा कि जो पहले आया है वो पहले जाएगा। सो इस हिसाब से अगर इन्वेंट्री जो लास्ट में बची है, तो जो लास्ट में खरीदा गया है माल उसके रेट के हिसाब से आप, जो लास्ट में खरीदा गया माल उसके रेट के हिसाब से आप क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करेंगे। वेटेज एवरेज में ये क्लियर पता होगा कि आपने जो पूरे साल जितने भी वैल्यू का माल परचेज करा है, एक मिनट पेंसिल ले लेता हूँ। ठीक है, जितने भी वैल्यू का माल परचेज करा है, जिस भी वैल्यू का, उस वैल्यू में जितनी भी आपकी क्वांटिटी, जो भी आपने पूरी क्वांटिटी परचेज करी है पूरे साल में जितनी क्वांटिटी परचेज करी है और पूरे साल में जितने वैल्यू का माल परचेज करा है, मान लीजिए आपने पूरे साल में 50 लाख का माल परचेज करा है और 5 लाख की क्वांटिटी है, सो आपका 10 आ जाएगा वेटेज एवरेज मेथड, 10 रुपये पर यूनिट। फिर 10 रुपये के हिसाब से आप इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करोगे, ये आपका वेटेज एवरेज मेथड हो गया। सिंपल सा कि मतलब ये तो खैर वैसे आपको पता होगा, ऐसे डिस्कस करने का ऐसा कोई वो भी नहीं था। ये थे आपके हिस्टोरिकल मेथड कि आप इन्वेंट्री जो होगा, ये इन्वेंट्री को हिस्टोरिकली इस वे में मेजर किया जाता है। अब आता है नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। इसमें आपका एक आता है रिटेल मेथड और एक आता है स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। रिटेल मेथड क्या है, कब आपको यूज कर सकते हैं, इट इज यूज्ड व्हेन लार्ज नंबर ऑफ रैपिडली चेंजिंग आइटम्स विथ सिमिलर मार्जिन आर इन्वॉल्व्ड। सिमिलर मार्जिन कि मतलब जो आपकी इन्वेंट्री है वो बहुत सारी है और हर किसी का जो मार्जिन है, जीपी मार्जिन है, वो ऑलमोस्ट सेम है। कि इन्वेंट्री आपकी बहुत सारी है और हर किसी का जीपी मार्जिन सेम है। उस इन्वेंट्री पे आप तब आप ये इस रिटेल मेथड को लेके आप यूज़ करके आप इन्वेंट्री, साल के लास्ट की इन्वेंट्री को मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल समझाता हूँ कि सपोज करिए कि कई बार जो मेकअप वेकअप का सामान होते हैं, कई बार उन सब पे मार्जिन यूजली सेम होता है। सो अगर किसी की वो शॉप है या समथिंग लाइक, कई बार आपने देखा होगा कि वो जो गर्ल्स के जो
क्लोथ्स होते हैं, दुपट्टे, साड़ी या सूट वूट, कई कई जगह ऐसे होते हैं। तो वो जो छोटी दुकानों पे होते हैं वो इकट्ठे ऐसा माल खरीद लेते हैं, वो इकट्ठे बल्क में खरीद लेते हैं उनको। और उनके लास्ट में जो इन्वेंट्री होती है, और वो जो भी खरीदते हैं उसको वो मार्जिन कर लेते हैं कि भाई मैं जो भी माल खरीदा है उसे मैं 30% मार्जिन पे बेचूंगा। 30% सेलिंग प्राइस में मेरा 30% मार्जिन होगा, मैं कुछ भी खरीदूं। तो अब वो अब उनका जो माल होता है, जो भी, चाहे वो मैंने जैसे एग्जांपल लिया, चाहे आप कोई भी मतलब कि जो भी माल होता है, बहुत ही थोड़ा थोड़ा यूज क्वांटिटी में होता है उनका माल, और उनका उनका मार्जिन उनका सेम होता है। अब उनको कई बार उनको कॉस्ट नहीं इतनी क्लियर होती। चाहे मैंने एक दोनों एग्जांपल लिया कि भाई जो भी मेकअप का सामान होता है वो, या जो भी सूट वूट टाइप समथिंग, जो भी, उनको कॉस्ट इतनी क्लियर नहीं होती। लेकिन उनको पता होता है कि अगर मेरी इस दुकान पे 10 लाख का माल है साल के लास्ट में, तो वो 10 लाख पे वो सेलिंग प्राइस पे 30% प्रॉफिट है। कि मुझे पता है कि जो मेरा सेलिंग प्राइस है उसमें मेरा 30% प्रॉफिट मेरा इंक्लूड है, क्योंकि मैंने उसी वे में वैल्यू करके रख रखा है। मतलब कि जब हमें कॉस्ट का अंदाजा नहीं हो, वो कंडीशन, और सेकंड जो भी माल होता है उस पे जो सिमिलर सिमिलर मार्जिन हो, तो उसमें आप रिटेल मेथड यूज़ कर सकते हैं। कि भाई रिटेल मेथड, वहाँ आप इन्वेंट्री, अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री को मेजर करने के लिए वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं कि भाई मुझे पता है कि इसमें जो मार्जिन है वो अराउंड 30% है। तो उस कंडीशन में आप जो भी आपका 10 लाख का की जो वैल्यू है, 10 लाख सेलिंग प्राइस पे 30% आपका मार्जिन है, तो 10 लाख माइनस 30%, 3 लाख, आपका 7 लाख की आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट मेजर हो गई। ये आपका तब है। तो इस वे में आप रिटेल मेथड को तब यूज़ कर सकते हैं इन्वेंट्री मेजर करने के लिए। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड इट टेक्स इनटू अकाउंट नॉर्मल लेवल ऑफ normal level and are revised regularly. It takes into account normal level of material supplies, labor efficiency and capacity utilizations. ठीक है। तो इस मेथड के से आप इन्वेंट्री कब मेजर कर सकते हैं कि जब मान लीजिए आपके पास, सपोज करिए कि किसी भी एग्जांपल में, मतलब किसी भी में मान लीजिए आपकी कोई भी शॉप है, आपके पास लास्ट में जो भी इन्वेंट्री बची है, जो भी आपका प्रोडक्ट है, मान लीजिए कोई भी इन्वेंट्री बची है आपकी जो भी है, लेकिन आपको पता है कि जो मेरी इन्वेंट्री बची है उसमें मेरा लगभग इतना मटेरियल लगा हुआ, इतनी सप्लाई लगी होगी। इन शॉर्ट आपको कॉस्ट की डिटेल दी हो, आपके पास जो भी इन्वेंट्री बची है उसमें आपको पता है कि आपकी जो कॉस्ट है वो कितनी इनकर हुई होगी, तब आप ये मेथड यूज़ करेंगे। जब आपकी कॉस्ट को जब आपको उसकी कॉस्ट का पता होगा, तो कॉस्ट का पता होगा तो आपको ये, कॉस्ट का नहीं पता होगा तो ये वाला रिटेल मेथड। फिर आप मतलब सीलिंग प्राइस में से जीपी मार्जिन हटा देंगे। तो ये है, कॉस्ट का पता होगा तो ये वाला। तो ठीक है, होप आपको ये पॉइंट भी अब क्लियर हो गया होगा। बहुत डेफिनेशन से मतलब क्लियरली मैंने आपको बता दिया कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन इस वे में किया जाएगा। हिस्टोरिकल आपका ये चलता है, कॉस्ट के रिगार्डिंग भी मैंने आपको ये बता दिया, और ये स्पेसिफिक है ये। ठीक है, ये पॉइंट क्या है? अन एंटिटी शैल यूज द सेम कॉस्ट फॉर्मूला फॉर ऑल इन्वेंट्रीज हैविंग अ सिमिलर नेचर एंड यूज टू एंटिटी फॉर इन्वेंट्रीज विद अ डिफरेंट नेचर और यूज डिफरेंट कॉस्ट फॉर्मूला जस्टिफाइड। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये ना आपका पीएम में, ये आपका स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन भी होगा। उसमें ये कह रखा है कि एक एंटिटी है, उसके पास ना इन्वेंट्री है, उस इन्वेंट्री का सिमिलर नेचर है। तो वो कह रहे हैं कि क्या उस सिमिलर नेचर पे वो दो अलग अलग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। वो दो अलग, अगर इन्वेंट्री का नेचर सेम है तो आपको पूरी इन्वेंट्री पे एक ही फॉर्मूला यूज करना है। चाहे आप रिटेल मेथड यूज करें, चाहे स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड करें, या फीफो करें, जो भी करें, आपको पूरा जो मेथड है वो मतलब अगर इन्वेंट्री का नेचर सेम है तो आपको एक ही मेथड यूज करना है। आपको ये नहीं कि आधी इन्वेंट्री पे आपने स्टैंडर्ड लगा दिया, आधी इन्वेंट्री पे आपने रिटेल मेथड लगा दिया, तो वो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, ये आपका स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन भी है, तो वो क्वेश्चन भी डिस्कस हो गया, बाकी आगे भी डिस्कस कर लेंगे उसे। अगला है राइटिंग इन्वेंटरीज डाउन टू नेट रिलाइजेबल वैल्यू, मटेरियल एंड अदर सप्लाईज हेल्ड फॉर यूज in product and in product of inventory, finished goods, when finished goods are sold at or above cost, raw material is measured at cost. जब finished goods sold होंगे या तो cost पे 8 और above cost से ज़्यादा पे, तब raw material को measure किया जाएगा cost पे। when finished goods sold at net realizable value और below cost, अगर फिनिश गुड्स कॉस्ट से कम पे सेल किए जाएंगे तो रॉ मटेरियल इज मेजर्ड एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट एंड रॉ मटेरियल इज मेजर्ड एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेजर्ड एट नेट रिलाइजेबल वैल्यू। सो रॉ मटेरियल जो होगा तब आपका रिप्लेसमेंट वैल्यू पे मेजर किया जाएगा।
इसे डिफाइन कर देता हूँ थोड़ा सा कि जो आपका जो रॉ मटेरियल है वो आपका फिनिश गुड्स की ट्रीटमेंट पे डिसाइड होगा। फिनिश गुड्स की ट्रीटमेंट, सॉरी, ये कह सकते हैं किस वैल्यू पे फिनिश गुड्स आपका सेल होगा, उस बेसिस पे ही आपका रॉ मटेरियल जो है, रॉ मटेरियल उसी वे में मेजर किया जाएगा। फिनिश गुड से लिंक्ड है रॉ मटेरियल का मेजर। सो इसके रिगार्डिंग में मैंने एक थोड़ा छोटा सा वो बनाया है एग्जांपल। सो उससे आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। जस्ट अ मिनट। देखिए, सपोज करिए आपकी जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है 10,000 है, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स है पूरा प्रोसेस करने में 30,000 है। केस वन, अगर आपका फिनिश गुड्स सोल्ड हो 8 और अबव कॉस्ट, जो आपकी यानी 3,000 की जो कॉस्ट है, या तो 3,000 की कॉस्ट पे 3,000 से ज़्यादा पे सेल हो, 3200 3500 जो भी हो, 3,000 से ज़्यादा, तो अब आपका रॉ मटेरियल जो होगा वो हमेशा वैल्यूड होगा एट कॉस्ट पे, कि अगर आपका फिनिश गुड्स कॉस्ट से या कॉस्ट से ज़्यादा पे सेल होता है तो आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट पे सेल होगा। अगला है फिनिश गुड्स सोल्ड बिलो दी कॉस्ट, जो कि कॉस्ट है 3,000। अगर आपका कॉस्ट से कम पे फिनिश गुड सोल्ड होगा तो आपका रॉ मटेरियल एक रिप्लेसमेंट वैल्यू एज एनआरबी, तो आपका रॉ मटेरियल जो होगा वो आपका नेट रियलाइजेबल वैल्यू रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे आपका मेजर होगा। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है कि अगर आप रॉ मटेरियल को अगेन मार्केट में परचेज करने जाएंगे तब वो किस रेट पे आप उसे खरीद सकते हैं, तो वो आपका नेट रियलाइजेबल वैल्यू होती है। सो होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा।